पे। ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में, PS गरेवाल का क्वेश्चन 19। अब इसमें आपको लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, from the following trial balance of Ramesh, prepare trading account and P&L account for the year ending on 31 March 2021 and a balance sheet as on that date। अब मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स डाउट भेजते हैं कि सर जीएसटी सिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद एडजस्टमेंट में जीएसटी वाली पॉइंट सिखाओ। तो मैं आज आप लोगों को बहुत इजी करके देता हूँ। जीएसटी वाली पॉइंट इस क्वेश्चन में भी है, पहले मैं जीएसटी को इजी बनाता हूँ। ठीक है, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ये लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश, prepare trading account and P&L account for the year ending on 31/3/21 and balance sheet as on that date। ओनर का नाम रमेश है और डेट है 31/3/21। तो मैं यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ये हमारा आंसर 19, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ रमेश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रमेश for the year ending on 31/3/21, फिर बैलेंस शीट ऑफ रमेश एज ऑन 31/3/21। ठीक है, और ये जो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड लिखा है ये क्या है आप लोगों को मालूम है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको हमेशा एक राइट वाले पेज पे बनाना है, फिर मेरे को पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों सामने सामने वाले पेज पे चाहिए। पीएनएल और बैलेंस शीट सामने सामने होने चाहिए। ठीक है, अब मैं पहले आप लोगों को जीएसटी दिखा देता हूँ। सबसे पहले सुनते रहो। चलो, अब जीएसटी में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में जीएसटी में लास्ट में दिया हुआ है इनपुट सी जीएसटी डेबिट साइड पे 8000, इनपुट एस जीएसटी डेबिट साइड में 9000 और क्रेडिट साइड पे आउटपुट आई जीएसटी 15000। अब 99.99% ऐसा ही होगा कि आउटपुट वाला जो भी होगा आई या सी या एस, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट, आई या सी या एस, 99% ऐसा ही होगा कि क्रेडिट वाला ही बड़ा होगा, और क्रेडिट वाला ही बड़ा होगा तो वो लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो इसका एकदम सीधा स्ट्रेट शॉर्टकट बताऊं तो ये 15000 जो क्रेडिट वाला है, ओके मेरी गलती है, क्रेडिट वाला भी बड़ा हो सकता है, डेबिट वाला भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे डेबिट वाला बड़ा है 9000 और 9000 कितना हुआ 18000, डेबिट वाला 9 और 9 18000 और क्रेडिट वाला है 15000। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल्स के हिसाब से जाते हैं। इस क्वेश्चन में डेबिट वाला बड़ा है, हम लोगों को ये आउटपुट आईजीएसटी जो है जो क्रेडिट वाला है ये पैसा हमको पे करना है गवर्नमेंट को। दिस अमाउंट इज पेएबल बाय अस टू गवर्नमेंट 15000। और ये जो इनपुट वाला सी और एस है, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल बाय अस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो आउटपुट आईजीएसटी है 15000, इसमें से पहले हम लोग ये इनपुट सी जीएसटी 9000 माइनस करेंगे, मतलब इस 15000 लायबिलिटी में दे, क्रेडिट में दे, पहले डेबिट वाला ये 9000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये तीन अमाउंट पहले आप याद कर लो। आउटपुट आईजीएसटी 15000 क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, डेबिट में 9 और 9, इनपुट में सी और एस। अब देखो मैं पहले इसको बैलेंस शीट में लिखूंगा। ये बैलेंस शीट है हमारी, अगर आपको दिख रहा है ये बैलेंस शीट है हमारी, कलर से भी दिख रहा होगा। बैलेंस शीट में पहले मैं लायबिलिटी साइड पे लिखता हूँ आउटपुट आईजीएसटी और इसकी मैं अमाउंट लिख देता हूँ 15000 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे हमको दिया हुआ है इनपुट सी जीएसटी और इसकी अमाउंट दी हुई थी 9000 और डेबिट साइड पे हमको एक और 9000 दिया हुआ था इनपुट एस जीएसटी। अब रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि पहले आउटपुट आई में से इनपुट आई माइनस करते हैं। पहले स्टेप वन ये होता है कि आउटपुट आई में से इनपुट आई माइनस करते हैं। तीनों के आउटपुट में से तीनों का पहले इनपुट माइनस करते हैं। ठीक है, मैं इसके थियरी वाले वीडियोस भी मैं बना चुका हूं, वो मैं अपलोड भी कर चुका हूं। पहले आई में से आई माइनस होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। फिर सी में से सी माइनस होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। फिर एस में से एस माइनस होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। आई माइनस आई, सी माइनस सी, एस माइनस एस। फिर अगर किसी का भी बैलेंस डिफरेंस बच जाए तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी में 15000 रुपए हैं
और इनपुट आईजीएसटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। पहले इस आउटपुट आईजीएसटी में दे स्टेप 1 इनपुट आईजीएसटी हम लोग माइनस करते हैं, लेस या सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी, वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूं 0। इनपुट आईजीएसटी पहले माइनस करना है, वो नहीं दिया हुआ तो मैं लिख देता हूं 0, डैश या 0 एक ही बात है। अब आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में अब मेरे पास इस 15,000 में दे 0 माइनस किया तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा ऑब्वियसली 15,000। पहले 15,000 में दे 0 माइनस किया तो बाकी बचा 15,000, बाकी हमारे पास बचा 15,000। इस 15,000 में दे इनपुट सी जीएसटी पहले माइनस करेंगे, पहले आई में दे आई माइनस किया, मतलब आउटपुट आई माइनस इनपुट आई, 15 माइनस 0 बाकी बचा 15। अब हम लोग ये इनपुट सी माइनस करेंगे तो इनपुट सी कितना है 9,000, ये 9,000 हम लोग लायबिलिटी टाइप पे सेट ऑफ कर देंगे, लेस इनपुट सी जीएसटी कितना है 9,000। ये 9,000 एसेट साइड भी माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी साइड पे भी माइनस हो जाएगा। एसेट साइड पे मैं लिखूंगा लेस सेट ऑफ अगेंस्ट, लेस सेट ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आई जीएसटी, ये 9,000 हमने माइनस कर दिया तो बाकी हमारा सी जीएसटी 9 माइनस 9 आउटर कॉलम में बचेगा 0, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी पहले था 15,000, उसमें मैंने 0 इनपुट आईजीएसटी माइनस किया, अब मेरे पास बच गया बाकी 15,000, उसमें मैंने 9,000 इनपुट सी जीएसटी माइनस किया, अब मेरे पास बच गया बैलेंस कितना 6,000। अब मेरे पास अभी भी मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी का 6,000 बैलेंस पड़ा है और मेरे को राइट ऑफ करना है ये 9,000, मेरे को राइट ऑफ करना है ये वाला 9,000 इनपुट एसजीएसटी वाला, लेकिन मेरे पास लायबिलिटी टाइप पे सिर्फ 6,000 रुपए ही पड़े तो मैं दोनों साइड से 6,000 ही माइनस कर सकता हूं, जो ऑब्वियसली विचएवर इज लेस, दोनों में जो छोटी अमाउंट है मैं वही राइट ऑफ कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टेप 3 में मैं बोलूंगा लेस इनपुट एस जीएसटी। अब इनपुट एस जीएसटी में माइनस करूंगा कितना, लायबिलिटी साइड पे है 6,000, एसेट साइड पे 9,000, तो लोअर अमाउंट कौन सी है, लोअर अमाउंट है 6,000, तो मैं 6,000 को दोनों साइड से माइनस कर दूंगा, लायबिलिटी साइड पे 6,000 माइनस, बाकी लायबिलिटी साइड पे बचेगा 0, एसेट साइड पे भी 6,000 माइनस, एसेट साइड पे भी मैं 6,000 माइनस करूंगा, मैं लिखूंगा लेस सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आई जीएसटी, कितना सेट ऑफ करूंगा 6,000, अभी भी मेरा एसेट साइड पे 3,000 रुपीज बच जाएगा। ये एक्चुअल तरीका है, ये रियल तरीका है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास 15,000 आउटपुट आईजीएसटी था, उसमें पहले मैं माइनस करूंगा, इनपुट आईजीएसटी वो था नहीं, 0 था, बाकी बचा 15,000, फिर मैं माइनस करूंगा इनपुट सीजीएसटी, जो ये वाला एसेट साइड वाला 9,000 था वो माइनस करूंगा, अब मेरे पास बच गया बाकी 6,000। अब मेरे पास आउटपुट में लायबिलिटी साइड पे आउटपुट में मेरे पास 6,000 रुपए है, एसेट साइड पे 9,000 है जो मेरे को राइट ऑफ करना है, लेकिन लायबिलिटी साइड पे सिर्फ 6,000 है, तो दोनों साइड से कौन सी अमाउंट माइनस कर दें, व्हिचएवर इज लेस, तो एसेट साइड पे 9,000, लायबिलिटी साइड पे 6,000, तो लेस अमाउंट है 6,000, 6,000 दोनों साइड से माइनस, बाकी एसेट साइड पे बच गया 3,000, ठीक है। अब ये 3,000 किसकी अमाउंट है, ये 3,000 इनपुट एसजीएसटी की अमाउंट है, 3,000 बच गया। और अगर मैं इसका बहुत शॉर्टकट वे में आंसर बताऊं, देखो क्वेश्चन में जाते हैं और शॉर्टकट में आंसर बताऊं तो हमारा क्रेडिट का टोटल है 15,000, क्रेडिट में है 15,000 और डेबिट में है 9 और 9। अब अगर डेबिट में है 9 और 9, डेबिट में है 9 और 9 मतलब 18, क्रेडिट में है 15, तो दोनों को माइनस कर दो, 18,000 में दे 15,000 माइनस कर दो तो 3,000 ऑब्वियसली डेबिट में बचेगा, जो डेबिट में 3,000 बचेगा, जो डेबिट में 3,000 बचेगा सीधी बात है वो एसेट में आएगा, तो आप बड़ी अमाउंट में दे छोटी अमाउंट माइनस कर दो, अगर डेबिट में बढ़ा है तो एसेट में आएगा, क्रेडिट में बढ़ाओ तो लायबिलिटी में आएगा, सिंपल है। अभी अब हम अपना फाइनल अकाउंट्स का जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही। एक और पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत टिपिकल है बट वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ये मैनेजर्स कमीशन वाली, ये मैनेजर्स कमीशन वाली पॉइंट बहुत हार्ड है पर ये अभी सॉल्व होगी भी नहीं, जब पूरा बैलेंसिंग हो जाएगा एंड में
उसके बाद सॉल्व होगी। ठीक है, तो सुनते रहो। पहले हमारा स्टेप 1 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, मैं टिक करना शुरू कर दूं। अभी जैसे नॉर्मल सम होता है वैसे ही, ये ड्राइंग्स टिक किया, कैपिटल टिक किया, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टिक किया, ये डेटर्स टिक किया, क्रेडिटर्स टिक किया, ड्राइंग्स कैपिटल डेटर्स क्रेडिटर्स। अब मेरे को चाहिए परचेज एंड सेल, तो परचेज एंड सेल यहाँ पे नीचे नीचे दिया हुआ है, परचेज एंड सेल इसको टिक कर लेते हैं। जो भी हो जाए बेटा उसको टिक करना जरूरी है। परचेज को टिक कर लिया, सेल को टिक कर लिया, ये होता है हमारा स्टेप 1, इसको बोलते हैं 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 3,50,000 और ड्राइंग्स आपको डेबिट साइड पे दिया हुआ है 15,000, 350 और 15,000। कैपिटल आएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, ये बैलेंस शीट है हमारा, लायबिलिटी साइड पे 3,50,000 और ड्राइंग्स है 15,000। ये 3,50,000 हमारा कैपिटल हुआ और लेस ये ड्राइंग्स हुआ 15,000। हो गया कैपिटल एंड ड्राइंग्स। वापस क्वेश्चन में जाते हैं। कैपिटल एंड ड्राइंग्स हो गया लायबिलिटी साइड पे। अब एक लाइन छोड़ के आपको डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स की अमाउंट ये है 50,000। ध्यान से स्केल रख के देखना, डेटर्स 50,000 है और क्रेडिटर्स 28,000 है, 50 और 28, तो 50,000 आएगा एसेट साइड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 50,000 एसेट साइड पे आएगा। ये बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर्स 50,000 और क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा 28,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड कितना 28,000, 50,000 और 28,000, ये हो गया डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब मेरे को चाहिए परचेज और सेल, तो क्वेश्चन में आपको परचेज और सेल दिया हुआ होगा, ये परचेज और सेल। परचेज की अमाउंट ए वाली 2,60,000 और सेल की अमाउंट ए वाली 4 लाख, 260 और 4 लाख, तो 2,60,000 आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 2,60,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और 4 लाख भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब 2,60,000 के सामने लिखेंगे टू परचेज, इनर कॉलम में 2,60,000, 4 लाख में बाय सेल्स, इनर कॉलम में 4 लाख, ऊपर से एक लाइन छोड़ना ओपनिंग स्टॉक के लिए। आगे बढ़ते हैं। 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स हो गए हमारे, ठीक है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स लायबिलिटी साइड पे, डेटर्स एसेट साइड पे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे, परचेज ट्रेडिंग में डेबिट, सेल ट्रेडिंग में क्रेडिट। अब हम लोग आ गए एडजस्टमेंट पे, हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 March 2021 was 31,000 and its market value is 35,000. Cost is 37,000, market value is 35,000. हम लोग लिखते हैं हमेशा whichever is less, हम लोग लिखते हैं हमेशा whichever is less। तो 37 है कॉस्ट, मार्केट वैल्यू है 35, तो लोअर कौन सा हुआ 35। 35,000 के दो इफेक्ट करेंगे, 35,000 के दो इफेक्ट करेंगे, और ये जो 37,000 है ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, 37,000 का कुछ नहीं होगा। 35,000 क्लोथिंग स्टॉक, 35,000 एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक 35,000, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। डेटर्स के नीचे मेरे को 6 लाइन खाली चाहिए, 1 2 3 4 5 6, डेटर्स के नीचे 6 लाइन हमेशा खाली चाहिए। क्लोथिंग स्टॉक 35,000, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड आउटर कॉलम, ठीक है। अब क्रेडिटर्स में हमेशा 6 लाइन छोड़ देना, ये क्रेडिटर्स के नीचे कम से कम 3 लाइन खाली चाहिए। कैपिटल और ड्राइंग्स के नीचे 3-4 लाइन, 3-3 लाइन मेरे को खाली चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली 2 लाइन मेरे को ब्लैंक चाहिए, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए, ठीक है। अब मैंने क्लोथिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कर दिए, 35,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और बैलेंस शीट में लिख दिया एसेट साइड। अब सेकंड एडजस्टमेंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 6,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग वर 5,000 ऑन 31 March 21।
अब पहली बात तो आउटस्टैंडिंग शब्द सुन के आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। बोलो मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 6000, ऊपर आपको वेजेस दिया हुआ होगा, ये रहा, ऊपर आपको वेजेस दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेजेस आपको दिया हुआ है, वेजेस की अमाउंट ये वाली है 50,000। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कंफ्यूजन नहीं हो। ये वेजेस की अमाउंट, ये 50,000, ठीक है। वेजेस की अमाउंट 50,000 है। ये वेजेस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है 50,000, और इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000, ये वाला 6,000, 50 + 6, तो वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू वेजेस 50,000 इनर कॉलम, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, तो 50,000 का एक इफेक्ट और जो एडजस्टमेंट में 6,000 है उसके दो इफेक्ट। अब आउटर कॉलम में आएगा 56,000, ये 56,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। ये 56,000 कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट टोटल है। 6,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग में हो गया डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, तो हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कॉमन सेंस की बात है, लायबिलिटी में होगा तो पेएबल ही होगा 6,000। तो एक ट्रेडिंग में डेबिट में प्लस और एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इसी तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट में और भी दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग पर 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग पर 5,000 ऑन 31 मार्च, कितना 5,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं टिक कर देता हूं। सैलरी, सैलरी आप लोगों को दिया हुआ है ये वाला 45,000, 45,000 सैलरी आता है, एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग ये वाला 5,000, आउटस्टैंडिंग 5,000 ये ऐड हो जाएगा 45 + 5, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे टू सैलरी। अब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 45,000, 45,000 में आउटस्टैंडिंग वाला ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 5,000, तो 45 + 5 आउटर कॉलम में हो जाएगा 50,000। ये 50,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। दूसरा इफेक्ट किसका होता है, इनर कॉलम वाले का। जो इनर कॉलम में 5,000 है उसका दूसरा इफेक्ट होता है। ये 5,000 हमको सैलरी पे करना बाकी है, ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल 5,000, डन। और सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट, अब थर्ड एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट, ये है बेटा 2.5, ये लिखा हुआ है 2.5%। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 21/2, 21/2 नहीं है, ये 2.5% है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 15%। तो अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो पहले ये चेक करना कि लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं, सिक्स्थ में भी नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 2.5%। तो मैं ऊपर देखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, ये रहा ऊपर आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। इसकी अमाउंट एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग और ये इसकी अमाउंट 98,000, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 98,000, ठीक है। अभी ऊपर और भी चेक कर लेते हैं कि कोई दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं है। एक ये 98,000 वाला मिल गया, कोई दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। तो ये जो 98,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, ये 98,000 आएगा एसेट साइड पे, और इसका डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे 2.5%। तो 98,000 आएगा एसेट साइड, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अब इस 98,000 में दे मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है 2.5%। तो 98,000 का
मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 2450। 98,000 का 2.5% 2450 होता है। अब 98,000 माइनस 2450 ये आएगा 95,550। अब ये जो डेप्रिसिएशन 2450 माइनस किया, इस 2450 का दूसरा इफेक्ट होगा पीएनएल में डेबिट साइड 2450। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन on land and building, depreciation on land and building 2450। तो 2450 एक हो गया एसेट साइड माइनस, एक हो गया पीएनएल में डेबिट 2450। चलो, और उसी एडजस्टमेंट में थोड़ा और हार्ड है आगे, थर्ड एडजस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 10% पर एनम, पर इसके अंदर थोड़ी हार्ड बात क्या है, एक ये फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। मतलब ये परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, ये परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स के अंदर एक परचेज ऑफ मशीनरी पूल से 10,000 इंक्लूड हो गया है। ये मशीन हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2020 पे। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऊपर ट्रायल बैलेंस पे जाऊंगा और प्लांट एंड मशीनरी देखूंगा कितना है। प्लांट एंड मशीनरी ढूंढो बेटा, प्लांट एंड ये रहा, ऊपर ऊपर दिया हुआ है, एकदम ऊपर प्लांट एंड मशीनरी एकदम ऊपर दिया हुआ है, और ये इसकी अमाउंट दी हुई है 2,05,000, 2,05,000। ये प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट दी हुई है 2,05,000, ठीक है। अब ये 2,05,000 मैं लिखूंगा पहले एसेट साइड पे, प्लांट एंड मशीनरी 2,05,000 मैं पहले एसेट साइड पे लिखूंगा। ये बैलेंस शीट, ये एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, ये ट्रायल बैलेंस वाला 2,05,000, ठीक है। अब धीरे धीरे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना परसेंटेज है, इसका डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का, ये दिया हुआ है 10%। अब सुनना सारी बातें, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% है, ये 10%। अब पहले एडजस्टमेंट 4 सॉल्व होगा, फिर एडजस्टमेंट 3 सॉल्व होगा। पहले ये जो लिखा हुआ है परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020, पहले ये सॉल्व होगा, फिर 10% डेप्रिसिएशन बाद में सॉल्व होगा। सुनते रहो। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। हमने एक मशीन खरीदी थी 10,000 रुपीज की, लेकिन वो मशीन 10,000 रुपीज की भूल से परचेज के अंदर इंक्लूडेड है। तो परचेज में मैं लिखूंगा लेस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज। परचेज में मैं लिखूंगा लेस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज 10,000। तो ये एक इफेक्ट हो गया परचेज में माइनस। एक मशीन थी हमारी जो भूल से हमने परचेज ऑफ गुड्स के अंदर लिख दिया, 10,000 की मशीन हमने खरीदी पर भूल से हमने परचेज ऑफ गुड्स के अंदर लिख दिया। तो परचेज में मैं कर दूंगा माइनस 10,000 और मशीन में मैं कर दूंगा 10,000 प्लस। परचेज में मैंने माइनस कर दिया और मशीन में मैं लिखूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मशीन। अच्छा, ये जो हमने मशीनरी खरीदी इसकी डेट भी दी हुई है, इसकी डेट दी हुई थी 1 अक्टूबर 2020। एक 10,000 रुपीज की मशीन है जो हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2020 पे, लेकिन हमने इसको भूल से परचेज ऑफ गुड्स के अंदर लिख दिया था। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में माइनस और एक इफेक्ट एसेट साइड पे प्लस। अब मैं जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा लेस डेप्रिसिएशन जब मैं निकालूंगा, और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज था कितना परसेंट था, 20% था। देखें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज सॉरी 10% था, ये रहा 10%। अब जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा 10%, तो मैं डेप्रिसिएशन 10% कैसे निकालूंगा, सुनना ध्यान से। डेप्रिसिएशन 10%। अब मैं जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा 10%, तो जो ओपनिंग वाले प्लांट एंड मशीनरी है 2,05,000 जो ओपनिंग वाला था, जो ओल्ड वाला था, उस पर 10% डेप्रिसिएशन
पूरे साल का, और जो नया वाला मशीन है 10,000 वाला, इस पे 10% डिप्रिसिएशन 6 महीने का। 6 महीने कैसे आए? 1 अक्टूबर पे न्यू मशीन खरीदी है, 1 अक्टूबर पे, 1 अक्टूबर 2020 से हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 पे, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। अब सुनना, डिप्रिसिएशन पहले ओल्ड वाली मशीन पे, तो जो ओल्ड वाली मशीन है हमारी वो है 2,05,000 की, तो 2,05,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 ईयर, तो इसका डिप्रिसिएशन होगा 20,500 रुपए। पुरानी वाली मशीन का डिप्रिसिएशन आएगा 20,500 रुपए। 2,05,000 वाली मशीन मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 ईयर। अब नई वाली मशीन है हमारी 10,000 रुपीज की, तो 10,000 रुपीज पे मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का 6/12। 6 महीने क्यों? क्योंकि ये मशीन हमने 1 अक्टूबर पे खरीदी है, तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6 महीने होते हैं। तो इसका 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 इंटू 6/12 करेंगे तो आएगा 500 रुपए। तो पुरानी मशीन का 20,500 और नई मशीन का 500, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 21,000। ये मैंने दोनों मशीन का कैलकुलेशन भी बता दिया। पहले पुरानी मशीन का 20,500, नई मशीन का 500, टोटल डिप्रिसिएशन 21,000। अब आउटर कॉलम में 2,05,000 प्लस 10,000 माइनस 21,000। आउटर कॉलम में ये पुरानी मशीन 2,05,000 प्लस नई मशीन 10,000 माइनस डिप्रिसिएशन 21,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,94,000। अब इस 21,000 का डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, 21,000 का डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड 21,000, तो मैं लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या नाम था, प्लांट एंड मशीनरी, तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 21,000। तो ये मेन था, ये 10,000 एडजस्टमेंट 4 में था, वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर डिप्रिसिएशन सॉल्व होगा। तो 10,000 में लिखा हुआ था कि हमने एक मशीन खरीदी, पर भूल से हम लोगों ने उसको परचेज में इंक्लूड कर दिया है, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में किया माइनस, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी में किया प्लस। और डिप्रिसिएशन मैंने कैसे निकाला, पुरानी मशीन का पूरे साल का और नई मशीन का 6 मंथ्स का। ये मैंने नीचे कैलकुलेशन लिखी है सारी। आप लोग अगर चाहो तो ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाली कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 21,000 डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 15%। ये भी मैं फिर से यही बोलूंगा कि फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन है 15%, पहले चेक कर लो कि फर्नीचर की कोई और एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो फर्नीचर में 15% डिप्रिसिएशन, और 4th या 5th या 6th एडजस्टमेंट में फर्नीचर नहीं है, 15% डिप्रिसिएशन। ऊपर आपको फर्नीचर दिया हुआ होगा, ये रहा, ये फर्नीचर दिया हुआ, ये रहा फर्नीचर, और इसकी अमाउंट है 55,000। एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये फर्नीचर की अमाउंट है ये वाली 55,000, ठीक है। अब फर्नीचर जो 55,000 है, पहले हम लोग इस 55,000 का एक इफेक्ट करेंगे कहां पे, एसेट साइड, फिर इसका डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे 15%। तो 55,000 एसेट साइड पे लिख के ये वाला डिप्रिसिएशन लिया हुआ है फर्नीचर का 15%, यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है और ये 15% 15%। तो मैं पहले 55,000 लिखूंगा एसेट साइड, फर्नीचर, यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूं, यहाँ पे मैं फर्नीचर लिख देता हूं। एसेट साइड कितना था 55,000, इसमें मैं डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा 15%, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 15%। तो 55,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होता है 8250। अब मैं 8250 माइनस कर दूंगा, तो 55,000 माइनस 8250, तो बाकी आ गया 46,750। अब 8250 का दूसरा इफेक्ट, 8250 का दूसरा इफेक्ट
P&L में डेबिट साइड 8250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे और 8250 डेप्रिसिएशन लिखेंगे ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8250। आगे बढ़ते हैं और देखें क्या दिया हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 हो गया। 5 में बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व है, वो अभी नहीं, ये वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है, पहले मैं इतना स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लिखना नहीं, अभी लिखोगे तो आधा आधा आंसर हो जाएगा। बेटर है पहले इस वीडियो लेक्चर को सिर्फ समझने के लिए यूज करो, लिखना नेक्स्ट वीडियो के बाद, जब पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए बाद में लिखना, अभी लिखोगे तो आधा आधा आंसर हो जाएगा। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ समझने के लिए, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं फिर भी। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, यहां से आंसर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, लिखना नहीं फिलहाल, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट,